हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके पास हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं डिस्कस करूँ सर के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जो बहुत सारी गायनिक पे हैं वो ठीक नहीं कर पाती हैं इस प्रॉब्लम को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वजाइनल कैंडिडियासिस। जो वजाइनल कैंडिडियासिस है उसमें बेसिकली अगर हम देखते हैं तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स में जो काफ़ी सारे ऐसे सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं या फिर फंगल इन्फेक्शन की ऐसे क्रीम्स मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं जिसके कारण जो इन्फेक्शंस होते हैं वो सप्रेस हो जाता है। बट इफ वी से कि हमें इसका एक प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट मिले वो हमें वहाँ पे ऑफकोर्स नहीं मिलता है। सो हियर वी आर विद आवर मॉडर्न होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो आज मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर राजेश मंदानी सर का। सर आप गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। सर बिल्कुल ठीक है। सर मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक के बारे में आपसे कुछ डिस्कशंस करें ताकि हमारा काफी नॉलेज और बढ़ सके कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम जानते हैं एलोपैथिक में इसका एक प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट लिमिटेशंस है। यस, देखिए हर पैथी एक लिमिटेशन होते ही हैं। जैसे सर्जरी मॉडर्न होम्योपैथिक में कोई रोल नहीं है, वैसे ही जब एलोपैथिक में पेशेंट जाता है गायनिक के पास तो वेजाइनल कैंडिडियासिस एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और जनरली स्टेरॉइड्स वगैरह देके या एंटी फंगल ट्रीटमेंट देके सपोर्टरी देके उसे सप्रेस कर दिया जाता है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कंप्लीट हिस्ट्री ली जाती है कि कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स तो नहीं हुआ या कोई ओरल सेक्स तो नहीं किया है। तो बहुत सारे चीज़ें जब हम फाइंड आउट करते हैं, उसके सिम्टम्स लेते हैं, उसके चेक करते हैं। हमारे पास गायनिक भी है तो वो भी चेक करती हैं, तो उसमें मालूम चल जाता है या वेजाइनल इन्फेक्शन है। और ईस्ट और बैक्टीरिया ये दो नॉर्मल होते हैं वेजाइना में, मगर इनका जो काउंट बढ़ जाता है ईस्ट और बैक्टीरिया का तो इसको वेजाइनल कैंडिडियासिस बोलते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? सबसे मेन होता है सिम्टम्स। अगर पेशेंट लंबे समय तक लुकोरिया नॉर्मली फिजियोलॉजिकल होता है और पैथोलॉजिकल कंडीशन में इसमें लुकोरिया भी बढ़ने लगता है, इचिंग होने लगती है, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है और पेशेंट को पेनफुल इंटरकोर्स की प्रॉब्लम यानी डिस्पेरोनिया। तो ये सब प्रॉब्लम जो पेशेंट फेस करती है वो बार बार रिकरेंट दवाइयां लेके परेशान हो जाती है। पैनिक सिचुएशन बन जाती है। इसमें दोनों सफर करते हैं, हस्बैंड भी वाइफ भी। और हस्बैंड जब हमारे पास आता है एज ए सेक्सोलॉजी डिपार्टमेंट में तो उनको भी कुछ ना कुछ ईस्ट इन्फेक्शन या बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके लिए हमें फिर उनको केस टेकिंग लेके उनका प्राइवेट एग्जामिनेशन करके उनको भी कहीं ना कहीं बेलेनाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। जनरली फीमेल इज ऑलवेज द कैरियर, हमेशा फीमेल से ही मेल में प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि उनके अंदर डिस्चार्ज होते हैं, फीमेल्स के अंदर मेंसेस आते हैं और एक्रिड डिस्चार्ज होता है। एक्रिड मतलब गाढ़ा होता है, बर्निंग सेंसेशन, इन्फेक्शंस रहते हैं। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसमें हस्बैंड भी सफर करता है, वाइफ भी सफर करती है। अब बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम को क्योर कैसे करें। सबसे पहले हाइजीन मेंटेन रखें। दूसरा, हमें कोई अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन सब लोग कराते हैं। और बैक्टीरिया वायरस का अटैक बार बार क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम हमारा वीक है और इम्यून सिस्टम है, हाइजीन हमने मेंटेन नहीं करी तो प्रॉब्लम तो रिपीट होगी। तो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स ना करें और वेजाइनल इन्फेक्शन होता है ओरल एक्टिविटी में, जैसे कि क्लैमिडिया इन्फेक्शन भी होता है। तो कॉजेज इसके बहुत सारे हो सकते हैं और हम देखेंगे कि अनकंट्रोल्ड जो डायबिटीज होता है उसमें भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के समय ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वीक इम्यून सिस्टम है तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और अगर स्ट्रेस ज्यादा ले रही है लेडी तो भी इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है और ये प्रॉब्लम बढ़ती है। पुअर ईटिंग हैबिट्स की वजह से जो लोग जंक फूड ज्यादा खाती है लेडीज, और अनहाइजेनिक कंडीशंस तो मैंने बता ही दिया, हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से होता है। या बहुत सारी लेडीज को ऐसा लगता है कि मेरा हस्बैंड मुझे गाइड कर रहा है कि मैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लूं, तो ये ना लेना चाहिए क्योंकि देखिए प्रिकॉशन हस्बैंड ने यूज करके वाइफ को बोलता है। तो लंबे समय तक जो अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की लेवल डाउन रहती है, इम्बैलेंस होता है और ये लैक ऑफ स्लीप की वजह से भी होता है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर पाया गया है। सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं? इचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, इसमें बहुत ज्यादा एक्रिड डिस्चार्ज हो सकता है, वेजाइनल रैशेस हो सकते हैं और वेजाइनल रेडनेस और स्वेलिंग जिसको हम इन्फ्लेमेशन का साइन बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन जो बोलते हैं, उसकी वजह से वाटरी डिस्चार्ज भी होने लगता है वेजाइनल, जिसको हम लुकोरिया का नाम देते हैं। तो देखिए कॉम्प्लिकेटेड ईस्ट इन्फेक्शन है तो इसको हमें क्योर करने के लिए लॉन्ग बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक या एंटी फंगल या ये सब जो मेडिसिन चल रही है एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल, तो इतना ज्यादा रोल नहीं है। एक समय के बाद वो काम करना बंद कर। इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर है? एंटीबायोटिक यूज करने से सप्रेशन होता है, इम्यून सिस्टम डाउन होता है, इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल। अगर देखा जाए अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और बढ़ जाती है। डायबिटीज क्योंकि जहां भी हम स्टेरॉइड लेंगे डायबिटीज तो बढ़नी है। तो ये
हम ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट अगर करें तो मॉडर्न होम्योपैथिक में करें, जिसमें इम्यून सिस्टम का हम बहुत ध्यान रखते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन में क्या क्या कर सकते हैं, टाइट फिटिंग जो गारमेंट्स होते हैं उसको अवॉइड करें, और अगर कुछ परफ्यूम्स यूज कर रहे हैं या कुछ जेलीज यूज कर रहे हैं या कुछ फिंगरिंग वगैरह जैसे बहुत सारी चीजें रहती है अलग अलग, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का यूज कर रहे हैं, या वेट क्लॉथ्स जो लेडीज ज्यादा पहनती है उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए हाइजीन मेंटेन रखें किसी भी रूप में, और कहीं भी बैक्टीरिया या वायरस को पनपने ना दें। अब लास्ट पार्ट अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर आप कुछ होम्योपैथिक मेडिकेशंस बता सकते हैं रिलेटेड? देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द ओनली सब्स्टिट्यूट, लास्ट ऑप्शन ही बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं इतना बड़ा मॉडर्न ट्रीटमेंट एलोपैथिक की, तो वहां पे भी कोई परमानेंट क्योर नहीं है। जब मॉडर्न होम्योपैथिक में पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम डिटॉक्स करते हैं बॉडी को, उसको अगर एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट है नक्सोमी का देते हैं, और उसके बाद हमारा मेडिकेशन शुरू हो जाता है। इसमें हम लोग सिम्प्टोमेटिक मेडिसिन देते हैं, इसलिए इंडिविजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक पेशेंट को हम इंडिविजुअल अप्रोच कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे सिम्टम्स, साइन, और उसके बाद देखें टोटलिटी ऑफ सिम्टम। टोटलिटी में सब कुछ आ जाता है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल सिम्टम। सबसे मैजिकल मेडिसिन हमारी आती है सीपिया। सीपिया एक लेडी रेमेडी है जिसमें इरेगुलर मेंसेस तो होते हैं, मूड स्विंग होता है, और आगे जाके ये प्रॉब्लम बढ़ती बढ़ते अगर सप्रेशन के वीपिंग डिस्पोजिशन होता है, पेशेंट बहुत इमोशनल होती है, सप्रेस हो जाती है, और ये सीपिया मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। एक और मेडिसिन है कैंडिडा एल्बिकस, ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, एक तरह से नोसोल्ट भी कुछ लोग हम देते हैं, जैसे कि 30 पोटेंसी बहुत अच्छा काम करती है। एक और मेडिसिन है क्रियोजोटम, बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है इसकी, मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करता है। क्रियोजोट में जितने भी डिस्चार्ज होते हैं बहुत ऑफेंसिव होते हैं, भले वो यूरिन हो या कोई भी हो, ऑफेंसिव डिस्चार्ज अगर पेशेंट को हो रहा है, एक्रेट हो रहा है, तो इसमें क्रियोजोट बहुत अच्छा है। एक और मेडिसिन है लेडी रेमेडी पल्सेटेला। पल्सेटेला में एमिनोरिया की शिकायत भी होती है, और पेशेंट को डिस्चार्ज बहुत ज्यादा एक्रेट होता है, और पेशेंट में बर्निंग बहुत ज्यादा होती है, और पेशेंट बहुत ज्यादा मतलब फील करती है कि मूड स्विंग, वीपिंग डिस्पोजिशन से मूड स्विंग। एक और अच्छी मेडिसिन है थूजा। थूजा एक हम किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, इसमें कहीं भी ग्रोथ हो रही है, कहीं भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए थूजा बहुत अच्छा काम करती है। बाकी हम लोग कुछ वेजाइनल क्लीन करने के लिए कुछ हमारे फॉर्मूला है, कैलेंडुला एस्टेनिशिया, या हमारा फेमिनाइन वॉश आता है, जैसे वी वॉश आता है वैसे फेमिनाइन वॉश आता है, वो भी यूज कर सकते हैं। और मैं तो यही बोलूंगा, अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखें, हेल्दी डाइट लें, फ्रूट्स डाइट लें, डिटॉक्स डाइट लें, और एक अच्छे कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में अगर ये प्रॉब्लम क्योर होती है तो वो मॉडर्न होम्योपैथी का लास्ट ऑप्शन है। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए। वेलकम। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले, सो यू कैन बुक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।